मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और आज 11 तारीख है। आज यहाँ पर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है और आज एक आप देख रहे हो कि मतदाता जागरूकता अभियान प्रेस वार्ता 11 नवंबर विजय बंधु साहब इसके नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम विजय साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे साथ कमल ऋषि साहब हैं। लगातार कई प्रोग्राम हम लोग साथ कर रहे हैं और DN सिंह साहब हैं, वो संरक्षक है इस मूवमेंट के। और अपेक्षा ये थी कि उस संकल्प पत्र में जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके बारे में चर्चा होगी। इन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है कि जो पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी उसी को कर्मचारी वोट देंगे और इसका असर कुछ जगह दिखा भी है, चुनाव में दिखा भी है। क्या क्या मुद्दे हैं इनके, क्या आंकड़े हैं, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और कैसे एक बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा बनने जा रहा है, क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, चाहे केंद्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, क्या उनके गले की फांस बनेगा। क्योंकि आज तो संकल्प पत्र में कुछ भी नहीं आया। निराश हुए विजय जी? बहुत निराश हुआ, मध्य प्रदेश का पूरा कर्मचारी निराश हुआ क्योंकि 5 साल सरकार चली और 5 साल के बीच में उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, वो नहीं हुई। तो लोगों को लगा हो सकता है कि जो संकल्प पत्र है उस संकल्प में हमारी भी संकल्पना OPSC कहीं हो सकता दिखाई पड़े, वो नहीं आई और बहुत निराशा है। और 8.5 लाख से ज़्यादा यहाँ का जो मध्य प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी है वो निराशा को वोट फॉर OPS के अभियान से जोड़ेगा और एक बड़ी चोट मारेगा। मतलब आप सीधा और सीधा सरकार को टक्कर दे रहे हैं? एक टक्कर देने का नहीं, हम अपनी हक मांग रहे हैं और हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। ये सरकारों ने हमको सिखाया है कि हक अपने मांगना चाहिए। हमारी पुरानी पेंशन हक है, हम उसको मांगेंगे और जो नहीं देंगे फिर उंगलियों की ताकत, अगर 17 तारीख को हमको मिला है तो उस उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे बीजेपी के संकल्प पत्र में नहीं आया है तो किसी और पार्टी के संकल्प पत्र में आया है? कांग्रेस के संकल्प वचन पत्र में है और निश्चित रूप से पढ़ा लिखा वर्ग है, समझदार वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है। जब दोनों को रखेगा आमने सामने तो निश्चित रूप से उसको जहाँ अपना मुद्दा दिखेगा उधर जाएगा, ये स्वाभाविक रूप से जाएगा। ये मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से, चूँकि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में लागू किया है और राजस्थान में भी लागू किया है और छत्तीसगढ़ में भी लागू किया है। अभी कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस वापसी की है लेकिन वहाँ अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो अगर मध्य प्रदेश में सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ पे लागू होगा ओल्ड पेंशन? नहीं, पूरी उम्मीद है, इसलिए कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहाँ पर लागू किया तो स्वाभाविक रूप से अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो निश्चित रूप से लागू करेगा और वो उसको लागू करना भी चाहिए क्योंकि अगर आपने वचन पत्र दिया है तो आपको सरकार आतिमान आपको लागू करना है। और उम्मीद इसलिए है कि अपने जिन राज्यों में था उन्होंने लागू किया है तो इसलिए पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए, ये न्यू पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी और उसके पहले जितने भी राष्ट्र के निर्माता थे उन्होंने एक पेंशन योजना बनाई थी कि ताकि कर्मचारी रिटायर करे तो बुढ़ापे में उसका सहारा हो, कि बुढ़ापे में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, दवा तमाम, शादी ब्याह तमाम होती है। तो अटल जी ने जो काम किया कि उन्होंने सब कुछ नेशन फर्स्ट, मोदी जी भी उसी को बढ़ा रहे हैं, नेशन फर्स्ट। और ये इसके साथ निजीकरण का जो मसला है वो दोनों को कैसे देख रहे हैं? अगर मान लिया कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दे भी दे और रेल को निजीकरण कर दे या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण कर दे या सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर दे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? शिक्षकों कर्मचारियों के लिए नेशन फर्स्ट है, ये बात प्रमाणित कर दिया नेताओं ने, लेकिन नेताओं के लिए नेशन फर्स्ट नहीं है क्योंकि शिक्षकों कर्मचारियों को समझा दिया गया कि आपको पेंशन चाहिए या राष्ट्र चाहिए, तो पेंशन उनकी छीन ली गई, राष्ट्र उनके लिए प्रथम हो गया, तो नेताओं के लिए क्यों नहीं? इसका मतलब जिस देश का जो राजनेता है वो राष्ट्रहित नहीं सोचता है, वो पेंशन ले रहा है। और जिन्होंने आप नाम लिया अटल बिहारी वाजपेयी की, पूरी ज़िंदगी उसी पेंशन पर जिए, वो पूरी ज़िंदगी उन्हीं उसी से दवा, उसी से सारी शोहरत, सारी चीज़ें लिया उन्होंने और हमको नेशन फर्स्ट दिखा रहे हैं। हम कह रहे मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, लेकिन जिन लोगों ने लागू किया, जो उसके पैरोकार हैं NPS के, उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है। अमूमन ये माना जाता है कि बीजेपी का जो एक वोटर है वो शहरी मध्यम वर्ग है, शहर का मध्यम वर्ग, और उनको सत्ता में लाने के पीछे जो है इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या आप इतना घूमते हैं देश भर में, क्या इस शहरी मध्यम वर्ग को कुछ समझ में अब कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि अब एक किस्त, पहला किस्त जो रिटायरमेंट का न्यू पेंशन स्कीम वाला अब शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं, जो राजनीतिक पहले से प्रतिमान स्थापित थे, इस आंदोलन ने सारे प्रतिमान को ध्वस्त कर दिया।
जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, दुनिया भर की बातें हुआ करती थी और कभी कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन वोट फॉर ओपीएस, पुरानी पेंशन एनएम ओपीएस के आंदोलन ने सबको तोड़ा है। जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो मध्य वर्ग है, शहरी वर्ग है, मैं कह रहा हूँ जब पेट पे चोट लगती है हर आदमी को अपनी बात समझ में आती है। राजधर्म से ज़्यादा पेट, यस, जब पेट में दाने होंगे तभी राष्ट्रभक्ति के गीत निकलेंगे। पेट में दाने नहीं होंगे तो राष्ट्रभक्ति के गीत नहीं निकलेंगे। ये बात सच है और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो ये तो राष्ट्र की बात हो रही, आत्मा परमात्मा बात की जाती है, आत्मा परमात्मा बात की जाती है, पहले आत्मा फिर परमात्मा होता है। तो जिसका पेट पे चोट मारा जा रहा है वो वोट की चोट मारने के लिए तैयार है, वो किसी भी वर्ग का है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है ना ये। अच्छा विजय जी, इसका निजीकरण से क्या, कैसे इसको जोड़ रहे हैं आप? इसका मतलब सीधे और सीधे ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स पैदा कर रहे हैं ना। निजीकरण एक राष्ट्रीय मसला है और पेंशन स्कीम भी एक राष्ट्रीय मसला है। तो वही मैंने जो सवाल पूछा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि निजीकरण से भी तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ निजीकरण, देखिए एनपीएस है एक छोटी सी बीमारी है और निजीकरण भयंकर कैंसर है। और निजीकरण करके जो गरीब गुरबा किसान आदमी शिक्षा के दम पर रोजगार पाता था वो रोजगार खत्म हो गया। सरकारी संस्थान, सरकारी पद, सरकारी विभाग, एल भेल रेल सेल सब खत्म हो रहा है। तो गरीब गुरबा आदमी जाएगा कहाँ? वो जो गरीब किसान का बेटा पढ़ करके ख्वाब देखता है कि हम चलो दिल्ली में पहुँचेंगे, हम अच्छी जगहों पहुँचेंगे, वो सारा खत्म किया जा रहा है। और हम तो कहते हैं निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। और निजीकरण इस देश के लिए अभिशाप है, गरीब गुरबा के खिलाफ है। और हम ये जो वर्तमान सरकार है निजीकरण के उसका भूत चढ़ा हुआ है। मैं तो आपके माध्यम से एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। जिनको निजीकरण बहुत पसंद है, सबसे पहले वो लोग अपनी सिक्योरिटी में सरकारी सिक्योरिटी हटाएं और निजी गार्ड रखें, फिर निजीकरण का फ़ायदा और लाभ सबको पता चल जाए। अर्धसैनिक बल का मसला है। और अभी एयरपोर्ट पे जब हम लोग आते जाते हैं तो पहले सीआईएसएफ के स्टाफ वहाँ पे सिक्योरिटी देखते थे, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि आधा तो वहाँ प्राइवेट गार्ड्स लग गए हैं। मैंने कहा अर्धसैनिक बलों की अगर बात होती है तो बहुत पीड़ा होती है। देश के लिए आन बान शान है, देश के लिए रक्षा करता है। जब हम अपने घरों में ठंडियों में, गर्मियों में, बरसात में, जीरो टेम्परेचर अपने घरों में अपने को संभालते हैं तो वो देश के बॉर्डर को संभालते हैं। उनको पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? और नेता पेंशन लेता है और सैनिक बलों नहीं देता, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे पास 2-4 फ़ोन रोज़ आते हैं, पीड़ा में हैं, बहुत दुखी हैं। मैं तो प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, मुझे 2 दिन बात करना, लेकिन देश के सैनिक बलों को पेंशन तत्काल बहाल की जाए, ये ही राष्ट्र धर्म है। चलिए, इन्होंने एक पैम्पलेट भी निकाला, ये देख लीजिए। ये पैम्पलेट है और मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के साथियों के नाम विशेष संदेश, वोट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। और इसमें बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए हैं। बात हुई एनपीएस की, बहुत हुई एनपीएस की मार, अब की बार ओपीएस वाली सरकार, अधिक से अधिक मतदान करें और लोकतंत्र को। आप तो इलेक्शन कमीशन का काम कर रहे हैं। हम तो सहयोग करें इलेक्शन कमीशन का। वो जो काम पैसे पर अरबों रुपए खर्चा करते हैं, हम तो उनको बिना उस खर्चे की भी उनका मदद कर रहे हैं। घर घर गांव-गांव जा रहे हैं, कह रहे भैया मतदान करो, मतदान करो। तो निर्वाचन काम सबसे ज़्यादा तो हम ही कर रहे हैं। तो इसमें एक और है, चलो छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करो मतदान। बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान। फिर भी जो है ना, फिर भी आपको जो है इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है, हवाई चुनावी मुद्दों के बजाय अपने बुनियादी मुद्दों पर वोट दे, फंडामेंटल इश्यूज हैं उस पर वोट दे। खैर डीएन साहब से हम बात करेंगे कि आखिर जो आपको इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया है उससे अभी करेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे और आखिर लेता हूँ, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आने शुरू हो गए हैं? साइड इफेक्ट बिल्कुल आने शुरू हो गए। एनपीएस में 1200-1800 रुपये मिल रहे हैं। इस ज़माने में महंगाई का जो तेज दौर चल रहा है उसमें 1800 रुपये में आदमी अपने स्वास्थ्य का ध्यान देगा, अपने बच्चे की फीस भरेगा, घर के बिजली का बिल भरेगा, हाउस रेंट देगा, या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, या अपने बच्चों को शादी ब्याह कर 1770 रुपये में क्या होगा? और जिसने अपनी 30 साल 35 साल लाइफ के क्रीम टाइम्स विभाग को, देश को, समाज को दिया है, उसके साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक है एनपीएस। अच्छा, चलिए एक सवाल ये है कि मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ, ज़रा यहाँ का मिजाज भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक जो समस्या उभर कर आ रही है कि भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ही प्रचंड और विकराल रूप में है। प्रचंड कह रहा हूँ, विकराल। और उसका एनालिसिस एक फैक्टर ये उभर के आ रहा है, और दिल्ली में भी मेरे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनसे भी मेरी बात हुई कि चूँकि रिटायरमेंट के बाद न तो जीपीएफ है और न पेंशन है, तो 2004 के बाद जो लोग नौकरी में आ रहे हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो इस वजह से एक तो आपने की कर्मचारियों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन दूसरा, अगर एनपीएस की वजह से करप्शन का रेशियो बढ़ता है, बढ़ेगा,
तो उसकी मार तो सबसे ज़्यादा भारत की जनता पर, प्रदेश देश की जनता पे पड़ेगी कि आप कचहरी में जा रहे हैं, आप ब्लॉक में जा रहे हैं, हर जगह आपको 200-500 रुपये आपको देने हैं। ऐसा कुछ एनालिसिस आपके जहन में है? क्योंकि मैंने यहाँ देखा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब आदमी की लाइफ अनसिक्योर होती है तो निश्चित रूप से वो सोचता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा सुरक्षित हो। एनपीएस क्या अनसिक्योर है ना, तो उसमें लाइफ भी अनसिक्योर है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम इस दिशा में भी जा रहा है और देश की जनता को भी एनपीएस का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात करें तो ओपीएस से आदमी संतुष्ट रहता था कि चलो यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेंशन तो है ही है, पेंशन के दम पे खा लेंगे। वो तो 50,000 मिल रहा है। हाँ, तो अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ना कि आज हमें लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ नहीं, बच्चे साथ दे ना दे, हम अपने पास हैं, क्योंकि इन्होंने सेवाएं दी हैं, 30-35 साल सेवाएं दी हैं। तो ओपीएस सिक्योर है, एनपीएस अनसिक्योर है। अनसिक्योर में भ्रष्टाचार को भी अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा दुष्परिणाम की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, डीएन साहब का चेहरा चमक रहा है रिटायरमेंट के बाद, वो पेंशन की वजह से। नहीं, इसका तो बहुत सारी वजहें हैं पेंशन से अलावा भी, क्योंकि हमें टेंशन नहीं है ना, इसलिए कि पेंशन नहीं, इसलिए टेंशन नहीं है। हमें ईडी से भी डर नहीं है, हमें ईडी-पीडी से भी डर नहीं है ना। उधर बेचारे नई पेंशन स्कीम वाले आपके जैसा नहीं चमक रहे, थोड़ा सूखे हुए हैं, जबकि जवान है हुआ। देखो, ये तो है ही है कि जो पेंशन है, पेंशन से सुरक्षा तो है ही। हमारा पैसे मिल जाते हैं, हमें 19,000 कट के भी 48,000 समथिंग मिल जाता है। एक मेरे पास हेल्थ कार्ड है, स्टोर भी हो जाएगा ना 10 साल बाद वो। हाँ, वो तो स्टोर हो जाएगा। हाँ। इसके अलावा हमारे पास एक हेल्थ कार्ड है, दवाई भी फ्री, जाओ कार्ड दिखाओ, एडमिट हो जाओ, चले आओ ना मेहमान की तरह। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी वाइफ को कोई खतरा नहीं है, उसको पेंशन मिलेगी। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी काफ़ी है। और नए पेंशन स्कीम वाले में सुना है, मैंने कार्ड देखा है कुछ साथियों का, रेलवे के साथी दिखा रहे थे कि उसमें एनपीएस लिखा हुआ है, परमानेंट रिक्रूटमेंट एनपीएस। इसका मतलब है उसका हेल्थ कार्ड भी बनेगा तो एनपीएस के हिसाब से ही बनेगा। नहीं, आपको बता दो, एनपीएस में तो लोन भी नहीं मिलता है, हेल्थ कार्ड भी जाओ बैंक में कि हमको हमारे उसमें लोन भी देते हो तो लोन मना करते, क्या तुम्हारा खुद ही नहीं है, कुछ है तो हम तुम्हारे इस बेहद पे तुमको लोन दे, लोन तक नहीं मिल रहा है। रेलवे का तो बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि मैं बताऊं, रेलवे का सबसे बुरा हाल है। और कंडम कर दिया पूरी रेल की, जो एक मर्यादा थी, एक शान थी पूरे देश के लिए, लाइफ लाइन बोली जाती थी रेल, उस लाइफ लाइन को फैमिली पेंशन तो है ही नहीं, फैमिली पेंशन का जिक्र नहीं है, जीपीएफ होता ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहले कैंटीन कार्ड का व्यवस्था था, लेकिन जो एनपीएस में रिटायर करेगा उसको कैंटीन कार्ड नहीं मिलेगा, उसे मेडिकल की सुविधा नहीं। चलिए, तो ये सरकार, मोदी सरकार ये सब जो है ये राष्ट्र हित में करवा रही है। अच्छा, ये आप मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन आपके जो कर्मचारी हैं उसको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। इलेक्शन ने जो नोटिस दिया है वो एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि उसे इलेक्शन से अप्रूवल लिया होगा। इलेक्शन का मैं 2008 में दिल्ली का मास्टर ट्रेनर था, मैं इलेक्शन से नामित हुआ था और हम इनको ट्रेनिंग देते थे। उसमें तो हमने पढ़ाया इनको कंडक्ट कैसे होता है। कंडक्ट तो चुनाव लड़ने वाली पार्टियों का होता है, आचार संहिता उन पर लागू होती है कि कैसे लड़ना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना होता है कि आप पार्टी विशेष का प्रचार नहीं, उसमें कंडक्ट रूल लागू होता है केवल। अच्छा, ठीक है, वो कंडक्ट रूल्स में कवर्ड है। और वोटर जो सिंपल वोटर है वो तो कैसे में भी कवर्ड नहीं है, वो तो बस उसके बाद जो लोक लाज और समाज मर्यादा वो हैं। तो लोक लाज और मर्यादा तो वैसे भी हैं, लेकिन ये जो नोटिस हैं ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि ये कहने पे कि वोट फॉर ओपीएस करिए या आई वांट ओपीएस, ये उल्लंघन कैसे हो सकता है। अगर मैं कहूँ मतलब आई वांट रोटी, पेंशन ना कह दूँ आई वांट रोटी एंड सिक्योरिटी, क्या ये अपराध है? पेंशन शब्द हटा दीजिए और उसके कहिए आई वांट रोटी एंड सिक्योरिटी, वही पेंशन है, और बटर भी लगा लो, तो क्या ये अपराध हो सकता है किसी दृष्टि से? स्पेन के कोर्ट ने या इटली कोई कोर्ट ने किसी ने एक निर्णय भी दिया हुआ है, अगर कोई आदमी भूखा है रोटी खाने के लिए और कुछ चोरी कर ले खाने के लिए तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और यहाँ तो ये लोग तो जो पेंशन वाले 35-35 साल 30-30 साल नौकरी करके उनको कोई भी काम करने पे पाबंदी थी, फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की लॉटरी निकल सकती है और कुछ का डिबिया बुझ सकता है, क्योंकि मसला बड़ा है और ओल्ड और सीधा इसमें अपील है कि जो ओपीएस लागू करेगा उसको वोट देंगे। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ओपीएस लागू करने का बड़े होर्डिंग्स भी हमने देखे हैं। एक बात कह दूं, हाँ, हम एनपीएस मुक्त भारत बना के ही दम लेंगे, और निजीकरण मुक्त भी, निजीकरण और एनपीएस मुक्त भारत बनाएंगे।
चलिए ये शानदार बात है। और जो मैंने पहले एक बात कही है कि एनपीएस से एक ये अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि भ्रष्टाचार को काफ़ी बढ़ावा मिला बहुत है ज़्यादा। और फिल्टर डाउन नीचे तक किया है कि जो काम ऐसे ही होता था उसके लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। और वाकई अगर समझा जाए कि जिसका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा उसको बच्चे भी पालने हैं, उसकी शादी ब्याह भी है, बुढ़ापे में उसको देखो आप भी नौकरी करते हैं डॉक्टर साहब, मैं इसका भी जस्टिफिकेशन नहीं मैं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जरूरी इससे बात बड़ा है ये समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ खास दोस्त हैं कमल भाई हैं, कमल भाई से फिर बात करेंगे। इसमें भी कुछ कहना है कमल भाई? नहीं, देखिए आपने निजीकरण जोड़ा। हम विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देश में जी। आज़ादी से के बाद सबसे बड़ी 18,000 किलोमीटर यात्रा निकाला। उसका नाम ही था निजीकरण भारत छोड़ो। यानी निजीकरण को भगाने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली और वो 33 दिन चली यात्रा, अद्भुत यात्रा थी। यानी एनपीएस के साथ निजीकरण हमारा बड़ा मुद्दा था, बड़ा मुद्दा हमारा है। तो निजीकरण के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और आंकड़े भी विजय जी इकट्ठे करवाइए, उस पर कुछ रिसर्च पेपर छपे, लोग पढ़ें कि एक जगह कंसाइज मिले कि आखिर कंपेयरिंग ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। जी आपने एक पैम्पलेट दिखाया कि सुसाइड भी किया है कुछ लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम में। वो डाककर्मी, हाँ डाककर्मी है जी। तो देश के लोगों के सामने पूरे आंकड़े एक साथ जाने चाहिए जिससे समाज इसको कंपेयर कर सके और समझ सके और अपने हिसाब से अपने हितों की सुरक्षा करते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए मतदान करें। शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नाम।